चलिए, कैसे दोस्तों? हालचाल बताइए, कैसे हैं? सब ठीक, बढ़िया। चलिए, तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं ज्योमेट्री के 5 लेसन तो चैनल पर डाल चुका हूँ। उसके बाद आज जो बारी है वो ज्योमेट्री क्लास 6 यानी कि छठी नंबर क्लास आज होगी। अब इसमें मैं आपको जो टॉपिक चल रहा था, इन सेंटर कंप्लीट करा चुका था। सरकम सेंटर चल रहा था। ओके, जिसके एंगल्स हमने जो सेंटर पे एंगल बन रहा था वो कल हमने फाइंड किया। प्रीवियस क्लास में लगभग सारी थ्योरी हम इन सेंटर की, एंगल बाइसेक्टर की करके आ चुके हैं। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। सरकम सेंटर मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो वहीं से मैं आज कंटिन्यू करूँगा। चलिए, तो मेरे साथ आप बोलते रहे बिना किसी फालतू बातों के, मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, ताकि टाइम पे सिलेबस अपना कंप्लीट हो। अब देखो, ट्रेंगल ए, बी और सी, मैंने क्या बोला था कि सरकम सेंटर क्या होता है। जब कोई लाइन में बी सी पे ड्रॉ करूँ तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाए और दो बराबर बराबर हिस्सों में किसको बांटे? बी सी को बांटे। यानी कि यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? बी डी इज इक्वल टू डी सी लिख सकता हूँ। ओके, ये किसका काम होता है? ये होता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको क्या बोलूँगा मैं? साइड परपेंडिकुलर, साइड पे जाके परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, तो इसको बोलेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, वो उसको क्या बोलते हैं जब तीनों ट्रेंगल में साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं? जब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे कहीं में जाके मिलेंगे तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ओके, कंफ्यूज मत होना, अभी तक मैं सरकम सेंटर डायरेक्ट यहाँ पे बोल रहा था। तो जो ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, पर जिस पॉइंट में तीनों किसी ट्रेंगल के टकराएंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ये अच्छे से बताया था और आपको मैं प्रूव करके भी आया था वाई इट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ओके, तो जब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे टकराए तीनों एंगल के, उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसको सरकम सेंटर क्यों बोलते हैं, वाई इट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ओके, तो मैंने इसलिए बताया था कि यदि आप इसके आसपास से एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो जो ये सेंटर होगा, ये बिल्कुल किसका सेंटर होगा? सर्कल का सेंटर होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। ओके, अब देखो सरकम सेंटर कौन सी रेडियस बनाएगा, मैं आपको बताया था। सरकमफ्रेंस से सेंटर तक की दूरी यानी कि रेडियस आर कैपिटल मान रहा हूँ। यहाँ से तक ये भी आर है ना, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी हमेशा सेम होती है सर्कल में, और ये भी आर। तो आप जब मैं कहूँ कि सरकम सेंटर में तीन लेंथ हमेशा याद रखना, ये वाली और ये वाली हमेशा आपस में इक्वल होगी। वाई? वाई बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ सर्कल, बिग सर्कल है ना, विच इज अराउंड द ट्रेंगल ए बी सी। है ना, आप पता चल गया आपको इसको सरकम सर्कल क्यों बोलते हैं। देखो, इन सर्कल उसको क्यों बोलते थे हम, है ना, जो इन सेंटर में हम पढ़ के आए। तो क्योंकि यदि मैं ट्रेंगल के अंदर एक सर्कल बनाना चाहूँ तो एंगल बाइसेक्टर बीच में बना रहे थे, है ना, उसको क्या नाम दे सकता हूँ मैं? इन सेंटर। तो जब अंदर बनाए तो इसका सेंटर ही हो गया, जब बाहर बनाए तो इसका सेंटर सरकम सेंटर। यहाँ तक दोनों पॉइंट क्लियर है? ओके, अब फिर प्रीवियस क्लास में आपको मैंने क्या प्रूव करके बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो सरकम सेंटर होते हैं, है ना, यानी कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों हमेशा सेंटर पे एंगल, यानी कि यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ये वाला प्रीवियस क्लास में मैंने प्रूव करके बताया है। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो जाके आप वो देखिए, आपकी प्रायोरिटी की सबसे पहले आप वो देख के आए, तभी आपको ये वाला समझ में आएगा। चलो, यहाँ तक क्लियर है ना। अब जैसे कि अब इन सेंटर में अपन प्रूव करके आए थे कि जो इन सेंटर में जो बीच में एंगल, जैसे बी आई सी यहाँ पे एंगल बना, वो कितना बनाता था? 90 प्लस हाफ ऑफ ए। तो यहाँ पे कितना बना? ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ये कुछ प्रकार की जो थ्योरी है प्रीवियस क्लास की, मैंने आपका रिवीजन कराया है। और इन रेडियस का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर इन सेंटर में? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर था, जो हम प्रूव करके आए थे। तो आज हम क्या निकालेंगे? ये थी हमारी इन रेडियस। अब लेकिन अपन सर्कल यहाँ पे क्या बाहर से बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? सरकम रेडियस। इज कॉल्ड सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस फाइंड करेंगे कि व्हाट इज ए सरकम रेडियस ऑफ ए
क्या होगी उसकी वैल्यू, यदि अपने पास तीनों साइड दे रखी हो तो लेट्स फाइंड। डायग्राम बनाना अच्छे से। एक ट्रायंगल है, ओके, अच्छे से बनाना है यहाँ पे। उसके बाद एक सर्कल इसके बाहर खींचा है जो सभी को टच कर रहा है, ओके। तो ए बी सी, एक क्या है, ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बाहर वाली सर्कल टच कर रही है। ये है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है। सरकम सेंटर जो भी बनाएगा उसका नाम होता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि सामने वाली साइड पे वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और उसे दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। मैंने कहा यदि ये सरकम सेंटर है तो ये रेडियस होगी बिल्कुल बराबर, और यदि ये आर है तो ये भी क्या होगी, आर। वाई? बिकॉज दे आर बोथ आर द रेडियस ऑफ बिग सर्कल। अब मैंने एक पॉइंट डाला जो है 90 डिग्री का, यानी कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मैंने कहा यदि आर और आर दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये जो ट्रेंगल बन रहा है बी ओ सी, ट्रेंगल बी ओ सी, देखो ट्रेंगल बी ओ सी क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा, क्योंकि दो साइड इसकी इक्वल होगी, आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा। यानी कि ये जो लाइन मैंने बीच में डाली यही एंगल बाइसेक्टर होगी, यही परपेंडिकुलर और यही साइड बाइसेक्टर भी होगी। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ पॉइंट। इसका मतलब यदि ये एंगल ए है तो क्या ये भी एंगल ए होगा? क्लियर है ना। अब इसको सामने की साइड मैंने स्मॉल ए, इसके सामने की स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने एम अभी के लिए। एंगल ये ए है ना। अब देखो यदि बराबर बराबर बांट रही है और टोटल ए है तो यानी कि मतलब यहाँ से तक बी एम कितना होगा, ए बाई टू होगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बी एम इजिकल टू कितना होगा, ए बाई टू, और सी एम भी क्या होगा, ए बाई टू, क्योंकि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो साइड को, यानी कि बी एम इज ऑलवेज इक्वल टू सी एम। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? देखो आपको मैं साइन रूल पढ़ा के आया था। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि मैं साइन ए की वैल्यू लिखना चाहूँ तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ओके। तो जब इसके सामने की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ए बाई टू, हाइपोटेनस क्या होगी यहाँ पर, आर, यानी कि ए बाई टू आर। इसको आगे सोल्व करता हूँ तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, ठीक है, ये आर उठ के ऊपर चले जाएगा तो ए बाई टू आर। अभी से इतना याद रखिए कि साइन ए की वैल्यू कहाँ से लेके आए हम, साइन रूल से इसको उठा के लेके आए। मैंने आपको बता चुका हूँ ये प्रूव करके कि ऐसा क्यों लिखते हैं, है ना। और ये फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाई मैंने, अभी साइन रूल तो कंप्लीट लगाया ही नहीं है ना। साइन रूल क्या होता था, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी और साइन सी बाई सी। ये मैं आपको प्रूव करके आया हूँ प्रीवियस क्लास में। यदि आपने नहीं देखी तो आप सबसे पहले वो जाके देखिए ताकि आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आए। चलिए तो यहाँ तक आ गया, साइन ए इज इक्वल टू ए बाई टू आर, क्लियर है। अब देखो जब आपको मैं बताया कि जब दो एंगल दे रखे हो तो क्या मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, यस आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। दो साइड का मल्टीप्लाई बी इंटू सी, और बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, साइन ए इसको लिख सकता हूँ, ओके। अच्छा आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एंगल एंगल ए क्यों ले आए। अरे भाई सरकम सेंटर है, यदि यहाँ पर ए एंगल ए है तो यहाँ पे कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल है, और एंगल बाइसेक्टर है तो ए इधर यानी कि आधा इधर बांटेगा। इट इज़ क्लियर। तो हाफ बेस इंटू, यानी कि बी इंटू सी इंटू साइन, ये पढ़ा के आया हूँ मैं आपको। किसके इक्वल होगा, एरिया के इक्वल, है ना। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू, यदि आपके पास दो साइड दे रखी है और एक एंगल तो आपका काम बन जाएगा, आप ट्रायंगल का एरिया इजिली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से निकालता हूँ साइन ए की वैल्यू। जब साइन ए की वैल्यू निकालने में यहाँ पे गया तो इस टू को उठा के लेके गया इधर, तो टू इंटू एरिया अपॉन में बी सी आ गए साइन की वैल्यू। अरे मैं कहता हूँ कि यदि ये भी साइन ए की वैल्यू है और ये भी तो साइन ए की वैल्यू निकाल के आया हूँ मैं, क्या इन दोनों को मैं आमने सामने पुट कर सकता हूँ, यस। तो टू इंटू एरिया बी सी इज इक्वल टू ए बाई टू आर, क्लियर। अब यहाँ से मुझे किसकी, सर्कम रेडियस की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आर को उठा के इधर लेके जाता हूँ तो टू एरिया मल्टीप्लाई बाई टू आर इज इक्वल टू ए बी सी। ये बी सी उठ के उधर चलेगा, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो फोर एरिया
डॉट आर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी सी। सर्कम रेडियस इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 4 इंटू एरिया। पॉइंट नोट करके लिखो। आपको क्या, मैं आपको प्रूव करके बता चुका हूँ कि जो सर्कम रेडियस निकालना हो तो आपके पास ए बी सी तीनों साइड होने चाहिए और 4 इंटू एरिया। ओके, कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे कोई साइड दे रखी होती तो मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, ए बी सी, और इंटू उसका एरिया निकाल लूँगा। यदि एस माइनस ए से एस माइनस बी से निकलता है उससे, या वरना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकता हूँ। यदि आपके पास बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है तो उससे भी काम बन जाएगा। 4 इंटू एरिया रखूँगा, अपने क्या आ जाएगी, सर्कम रेडियस। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए आप, जब मैंने आपको इंसेंटर पढ़ाया तो सर्कम रेडियस क्या थी, स्मॉल आर, यानी कि एरिया बाई सेमी पेरीमीटर थी, आपको अच्छे से आता है। उसके बाद आज मैं पढ़ाया सर्कम रेडियस जो होती है ए बी सी इंटू एरिया। तो ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से नोट करके लिख ले। चले आगे, क्लियर है भाई। अब मैं आपको 4 सरकम सेंटर के 2 पॉइंट बता चुका हूँ, इनके अलावा तीसरा पॉइंट आपसे एसएससी में नहीं पूछने वाला है। बस आपको जब क्वेश्चन याद, आपसे कोई बोलता है कि भैया एक पॉइंट है ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एक पॉइंट है विच इज़ कॉल्ड ओ, और ये है सरकम सेंटर, तो आपको बस इतना सा समझना है कि ये बी ओ ओ सी और ओ ए हमेशा इक्वल रहेगा। वो सर्कल ऊपर बना के नहीं देगा आपको, सरकम सेंटर उसने बोल दिया, इसका मतलब ऊपर सर्कल में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आपको याद रखना है कि जो बी ओ इक्वल होगा ओ ए के और ओ सी के, वाई, बिकॉज दे आर ऑल द रेडियस ऑफ एनी सर्कल। बड़े वाले जो सर्कल बन रहा है ना, सरकम सर्कल है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, सरकम सर्कल, तो उसकी रेडियस होगी, इसलिए मैं बी ओ इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू ए सी। और इन सेंटर में क्या होता था, इन सेंटर में होता था जब वो आपस में डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट डाला, यहाँ पे इन सेंटर को बनाता है, एंगल बाइसेक्टर बनाता है। तो एक जब मैंने सर्कल अंदर बनाया तो रेडियस ये पूरी नहीं होगी, ये पूरी तो यहाँ तक आ रही है, ये इतनी सी रेडियस होगी बस, ये वाली रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, क्लियर है। और रेडियस और टेंजेंट के बीच बना एंगल हमेशा 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, आगे चले। किसी बच्चे को कोई तकलीफ, दुख तकलीफ मैथमेटिक्स से? चलो नेक्स्ट हेडिंग करके लिखो, स्टेवर्ट थ्योरम। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एसएससी ने, तो ये वाला मैं आपको कवर करवा देता हूँ, बहुत ही बड़ा पॉइंट है। स्टेवर्ट थ्योरम, हेडिंग डाल के लिखे स्टेवर्ट थ्योरम। चलो, टाइम ज़्यादा लेगी इसलिए फालतू बकवास नहीं, सीधा पढ़ाता हूँ। एक ट्रेंगल है एबीसी, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहे, इससे आपका माइंड मैपिंग क्लियर होगी ज्योमेट्री को लेके। एबीसी एक ट्रेंगल है। अच्छा, इसके सामने वाली स्मॉल ए मान रहा हूँ साइड, इससे वाली स्मॉल बी, इसके सामने स्मॉल सी। ओके, एक साइड डाली मैंने यहाँ पर ए डी, जो कि एम रेशियो एन, यानी कि एम एन, यहाँ से आता है बी डी एम है और डी सी क्या है, एन है। ओके, बी डी एम डी मैंने और डी सी को एन लिया है ना, तो एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है बी डी और डी सी। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, मुझे स्टेवर्ट थ्योरम यदि प्रूव करना है तो आपको मैं पिछली बार क्या पढ़ा के आया था, कोसाइन रूल याद करो। कोसाइन रूल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होता है यदि कोस बी इज इक्वल टू लूँगा, ध्यान से देखना, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि व्हाट इज ए कोसाइन रूल। तो कोस बी इज इक्वल टू ले रहा हूँ। ओके, यहाँ से तक क्या ले रहा हूँ, जैसे कि इसका स्क्वायर क्या, सी स्क्वायर, यहाँ से तक टोटल साइड कितनी है, एम प्लस एन। इसका स्क्वायर मैंने बताया था आपको, ये दोनों साइड तो हमेशा प्लस में लिखनी है और जो सामने वाली साइड है उसको माइनस में ले जाना उठा के। फिर जब बारी आए नीचे तो 2 लगाना, मल्टीप्लाई बाई सी इंटू एम प्लस एन। ये होती है हमारी, क्या होती है, कोसाइन रूल। मैं आपको बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मैं एक बार पढ़ा के आ चुका हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे से पढ़ें। जब मैंने वापस एक बार कोस बी और लगाया, देखो ये वाला जो कोस बी लगाया मैंने, ये टोटल एंगल ए बी सी में मैंने लगाया, ट्रेंगल ए बी और सी में। अब जो लगा रहा हूँ ना, वो ए बी और डी में लगा रहा हूँ, ट्रेंगल ए बी और डी में लगा रहा हूँ। इसका मतलब सी का स्क्वायर प्लस बस यहाँ से आता है ये वाली साइड एम का स्क्वायर, और साइन वाली साइड कौन सी है, ए डी, तो नाम क्या दूंगा, ए डी, क्योंकि ए डी तो मुझे मानना नहीं है तो उसको ए डी मानता हूँ। तो सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बाकी ट्वाइस ऑफ सी इंटू एम। ये वाली दो साइड्स 2 के बाद आती है, आपको मैं रटा के आया हूँ प्रीवियस क्लास में। अब देखो
यार ये भी कोस बी की वैल्यू है, ये भी कोस बी की वैल्यू है, तो क्या इन दोनों को आमने सामने पुट कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने कहा सी स्क्वायर एम प्लस एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c और m प्लस एन के बाद सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 2cm। मैंने कहा 2c यहाँ पर भी है, 2c यहाँ पर भी है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो एम सी स्क्वायर यहाँ से आया फर्स्ट वाली टर्म से। उसके बाद इसको ऐसे कैसे लिख लेता हूँ अभी के लिए? एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर। साइन का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी आपको रिजल्ट याद करना है, इतनी बड़ी मेथड और कोई याद नहीं करनी है। मैं आपको रिजल्ट प्रूव करके बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। आपको बस छोटी सी एक पॉइंट निकल के आएगा, बस आपको वो रट लेना है, आपका काम हो जाएगा। चले आगे। अब देखो इनका तो कर दिया, अब इसका भी करना पड़ेगा। तो पहले एम का कर लेता हूँ। तो मैंने कहा एम सी स्क्वायर, जब मैंने एम का मल्टीप्लाई इसमें किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे एम डॉट ए डी का स्क्वायर आ जाएगा। अब एन की बारी, तो प्लस एन सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एन एम का स्क्वायर, उसके बाद एन का जब इसमें किया तो माइनस एन ए डी का स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जो मैथमेटिक्स में हो रहा है वही कर रहा हूँ। अब देखो एम सी स्क्वायर से एम सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एवरीथिंग इज फाइन। अरे भाई सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। चलो अब इसे कैसे लिख लेते हैं पहले एक बार, ताकि मैश ना हो। एम प्लस एन का होल स्क्वायर इधर से बचाए, एक भाई साहब एम बी स्क्वायर भी इधर बचे हुए हैं, तो साइड में आराम से बैठे हुए हैं। उसके बाद एम क्यूब इधर बैठा हुआ है। ओके, अब एम क्यूब, तो मैं एम की कोई सी एक वैल्यू उठा लाता हूँ। कौन सी लाऊँ, कौन सी लाऊँ? कैन यू टेल मी दैट? अच्छा ये वाली लेता हूँ, चलो। प्लस एन एम स्क्वायर लेता हूँ इधर, यहाँ से ले आया एम एन स्क्वायर, यानी कि इसका और इसका काम हो चुका है। अब ये लिखना है मुझे। ओके, तो यहाँ से लिखा प्लस एन सी स्क्वायर, एन सी स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये वाली लिख लो, दोनों ए डी वाली, तो माइनस एम ए डी स्क्वायर माइनस एन ए डी का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? चले आगे। चलो देखो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से तो एम प्लस एन का होल स्क्वायर ही है, यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने यदि एम स्क्वायर कॉमन लिया इन दोनों टर्म में से, देखना तो क्या अंदर एम प्लस एन बचेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे कर रहा हूँ, एन सी स्क्वायर को तो ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। इन दोनों में से देखो, यदि मैं माइनस ए डी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? एम प्लस एन बचेगा। यहाँ से मैंने ए डी स्क्वायर दो जगह कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा एम प्लस एन, और ये प्लस एन सी स्क्वायर तो चल ही रहा है, वरना गड़बड़ कर देगा। अब इधर आता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से रखना, आप कंफ्यूज मत करना इसमें। ओके, तो देखो अब यहाँ पे एन प्लस एन का होल स्क्वायर चल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, सब जगह से उड़ा रहा हूँ किसको? एम प्लस एन को, यानी तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एम प्लस एन, और यहाँ से, यानी कि मैंने डिवाइड कर दिया बस एम प्लस एन से, और कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक क्लियर है? अरे क्लियर है? अब देखो जब यहाँ पे सब कैंसिल हो गया तो बचा क्या? थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस बी सी इज इक्वल टू क्या बचा? एम स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर। आपको सॉल्यूशन करेगा तो आपको आ जाएगा, है ना? ज़्यादा कन्फ्यूजन, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे। उसके बाद ए डी माइनस का होल स्क्वायर है, मैं कहता हूँ माइनस से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मैंने बी सी माइनस एम एन इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ए डी का स्क्वायर। स्क्वायर हटाया तो रूट लिख दिया, यानी कि ए डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? रूट बी सी माइनस एम एन। चलो ये नोट करके लिख लो कि जब कभी आपके पास दो साइड दे रखी हो और आपको वैल्यू निकालनी हो किसकी? एडी की, तो एडी क्या होता है? सी इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई और घटा देना है आपस में से। कैसे? एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे ये वाली साइड दे रखी है 8,
ये वाली 6। उसके बाद रेशियो कुछ दे रखा था एग्जाम में 4:3, एग्जाम में आया क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपसे पूछा एडी की वैल्यू, तो एडी की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट लिखो यहाँ पर, 6 8 जा 48, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इन दोनों का 4 3 जा 12, इन दोनों में माइनस करोगे तो 36 अंडर रूट में 36 बाहर निकल के आएगा, 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि एडी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एडी की वैल्यू आ गई यहाँ से 6। ओके, तो यदि आप उसको नहीं करना चाहे टोटल तो आप इतना सब पॉइंट लिख सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, है ना। बाकी स्क्रीनशॉट लिए हुए कभी पढ़े नहीं जाते, तो आप ट्राई करो कि आप अच्छे से हाथों से लिख लो, ताकि एक बार तो लिखना है, ताकि आप उसको जब भी रिवाइज करो तो अच्छे से आपके पास लिखा हुआ हो, यानी कि आपके पास वो मेमोराइज हो, आपके पास लिखा हुआ हो। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। आगे चले, स्टेबर्ट थ्योरम सबसे कठिन थ्योरम थी जो मैं आपको करवा दिए। कठिन के अच्छे मतलब पॉइंट है जो आपको आने वाले। अब आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे। अगला पॉइंट डाले कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम खत्म पढ़ के आज खत्म करेंगे, उसके बाद बचेगा सिमिलरिटी। तो ये 2 पॉइंट खत्म करा के खेल खत्म। किसका, क्लास का नोट था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो बहुत लंबा चलेगा। देखो 2 ट्रेंगल है, मैं आपको बताता हूँ कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। एक ट्रेंगल है ए बी और सी, दूसरा वाला ट्रेंगल है पी क्यू आर। 2 ट्रेंगल है पी एंड क्यू एन आर। कौन कौन से ट्रेंगल है, ट्रेंगल ए बी सी और पी क्यू आर। मैं कहूँगा यदि ए बी इज इक्वल टू 6 हो जाए, बी सी इज इक्वल टू 7 और ए सी इज इक्वल टू 8। मैं कहूँगा यदि ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट होना है पी क्यू आर से, तो उनको आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम होने का मतलब क्या है, जब ये वाला ट्रेंगल उठा के मैं इसके ऊपर रखूँ तो पीछे वाले को कंप्लीटली ढक लेना चाहिए। इसका मतलब दोनों ट्रेंगल आपस में इक्वल होंगे। यानी कि यदि ए बी 6 से है तो पी क्यू कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। बी सी 7 है तो क्यू आर को भी 7 होना पड़ेगा। और ए सी यदि 8 है तो पी आर को भी 8 होना पड़ेगा, तभी ये ट्रेंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन इसके इसके 3 पार्ट होते हैं, वो लिख लीजिए। एक होता है साइड साइड साइड, एक होता है साइड एंगल साइड, एक होता है एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। जब 2 एंगल हो एक साइड हो, इसको लिखो एंगल एंगल साइड। देखो अब ये साइड साइड वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ। जब 3 साइड आपस में 3 साइड के इक्वल हो जाए तो साइड 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 से प्रूव होगा। जब 2 साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो तो ऐसा एंगल कौन सा होना चाहिए, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड एंगल किसको बोलते हैं, जैसे कि लिखा है यहाँ पे मैंने ए बी सी, यहाँ पे लिखा पी क्यू आर, पी क्यू आर, है ना। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि मेरा प्रीवियस मैंने मान रखा था 6। चलो साइड को छोड़ता हूँ, साइड लेनी पड़ेगी। ये 7 और ये 6 और ये 7। अब साइड एंगल साइड से कब होगा, तीसरी साइड तो मेरे को दे नहीं रखी है, ए सी नहीं दे रखी है उसने, है ना। लेकिन एक एंगल दे रखा है उसने 30 डिग्री बीच में। मैं कहूँगा यदि ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, तभी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब मैं बता रहा हूँ इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ये दोनों साइड मिल रही है उनका बीच का एंगल लेना है ना। यदि एग्जामिनर ये वाला पॉइंट मुझे एंगल देता 30 डिग्री, है ना, और ये वाला 30 डिग्री, दोनों आपस में इक्वल देता, तो ये ट्रेंगल कभी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इंक्लूडेड एंगल चाहिए। लिख लो इंक्लूडेड एंगल किसको बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। इंक्लूडेड एंगल इसको बोलते हैं, यानी कि ए बी और बी सी, जहाँ पे किसी पॉइंट को उन दोनों के बीच का एंगल। जब पी क्यू और क्यू आर कहीं आके मिल रहे हैं, उनके दोनों के बीच का एंगल, तो ये वाली थ्योरी होगी। उसके बाद सेम एंगल एंगल साइड वाली थ्योरी क्या होगी, जब 2 एंगल आपस में इक्वल होंगे और उनकी साइड। अब यहाँ पे भी इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। जैसे 2 एंगल, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री दे रखा है इक्वल उसने, ये भी 40 डिग्री दे रखा है। अब वो क्या बोल रहा है कि एंगल एंगल साइड से यदि प्रूव होना है तो इनके बीच की ये वाली साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, इस वाली साइड के इक्वल। और ये इंक्लूडेड कैसे है, क्योंकि दोनों एंगल इस साइड को टच कर रहे हैं। यदि ये वाली और ये वाली इक्वल दे दे, इसका मतलब ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कभी भी नहीं होंगे, ये थ्योरी अप्लाई होगी ही नहीं। तो ए बी सी में दोनों में हमेशा ये पॉइंट नोट करके लिखे। पी क्यू आर में क्या लिखोगे कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 5, तो ये वाली भी 5 होनी चाहिए, तभी आपस में क्या होंगे, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। यदि वो बोल दे कि ए सी इज इक्वल टू पी आर में दे रहा हूँ, क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि ए सी और पी आर क्या नहीं है, इंक्लूडेड साइड नहीं है। इतना सा पॉइंट करने के बाद मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ, है ना। 3 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए, बाकी धीरे धीरे मैं आपको बर्डन नहीं बने उस हिसाब से कंप्लीट करा दूंगा।
बाकी सैटरडे संडे में मैं बड़ी बड़ी क्लासेस लगाने वाला हूँ, आप चिंता ना करें। लगभग 1 डेढ़ घंटे की क्लासेस कल मैं डाल दूंगा, जिसमें आपका मैक्सिमम सिमिलरिटी भी कवर हो जाएगा और कॉन्ग्रुएंसी भी कवर हो जाएगा। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों कवर हो जाएंगे, तो आपका टेंशन लगभग ख़त्म हो जाएगा, है ना। जो भी बर्डन है वो मेरे ऊपर है, आपको मैंने प्रॉमिस कर दिया, तो मैं आपसे पक्का प्रॉमिस कर दिया, इसका मतलब मैं आपको कवर करवाऊंगा हर एक चीज़, छोटी से छोटी, चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में क्या होगा, बस रेशियोज इक्वल होंगे। यदि ये दोनों साइड 1:2 में डिवाइड कर रही है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड में 1:2 में डिवाइड कर रही है, इट इज कॉल्ड सिमिलरिटी। तो कॉन्ग्रुएंसी इज अ टाइप ऑफ सिमिलरिटी, है ना, एक सिमिलरिटी का टाइप है, बस उसमें रेशियोज इक्वल होते हैं साइड के। जैसे उसने देखा है कि मैं ए बी और पी क्यू का रेशियो दे रहा हूँ 3:4, तो मैं कहूँगा भाई बी सी, और यदि ये दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर है, इसका मतलब बी सी और क्यू आर भी 3:4 में डिवाइड करेगी। चले, क्लियर है। आज की समाप्ति करें, है ना। तो आपको मैंने 3 पॉइंट पढ़ाए, अच्छे से उनका याद करें, ज़्यादा मेशअप ना करें, वरना क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस क्लासेस। कंटिन्यूसली क्लास देखते रहें। उसके बाद बायो की क्लास भी अभी होने वाली है, यदि आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मैंने ज्योमेट्री की क्लासेस भी डाल, है ना, और भी क्लासेस है, लाइक 5th क्लास 5 क्लास है वो डाल चुका हूँ मैं, तो वो भी आप कवर करके आएँ। उसके बाद बायोलॉजी प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो भी आप कवर करके आएँ, ताकि आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पैरेलल ही चलते रहे, और कहीं ना कहीं 2023 में आपको जाके एक सूटेबल जॉब मिले, है ना, आपके पिताश्री और आपके माताश्री आप पे गर्व करे। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। दुनियादारी अभी के लिए छोड़ो, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।